हेलो दोस्तों, देखिए आज हम जो भी बिहार पुलिस में प्रश्न पूछे जाएंगे, संभावित प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि मॉडल सेट नंबर 1 मैं करवा रहा हूं, तो इसी से मतलब कि आपका एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो आप लोग किस मतलब अच्छे से ये सेट बनाइएगा और समझिएगा। मैं पूरा अच्छे से बारीकी से समझाएंगे और एक एक करके मैं इसका आंसर मतलब बताएंगे। आप लोग कमेंट भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए, बिहार पुलिस का पहला सेट नंबर करवा रहे हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा और पूरा वॉच करिएगा। इसी से मतलब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सतपुड़ा जो प्रारंभ में एक वरीय पर्वत था लेकिन वर्तमान में एक भ्रंश पर्वत है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? सतपुड़ा की। तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की ये सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ठीक है। आप लोग को पता होगा। देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यह नर्मदा तथा ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। सतपुड़ा नर्मदा तथा ताप्ती के मध्य स्थित है, आप लोग को पता ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। सतपुड़ा धूपगढ़। सतपुड़ा को प्रारंभ में वरीय पर्वत का, लेकिन मतलब सबसे ऊंचा, सीधा मतलब सवाल रहेगा कि सतपुड़ा का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो धूपगढ़ है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? मतलब न्यूटन से पहले ही बता दिए थे। कौन वैज्ञानिक थे जो पहले ही बता दिए थे? तो आप लोग कमेंट करिएगा, जब भी वीडियो देखिए कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है, ताकि आपको मतलब पता चलेगा कितना क्वेश्चन सही किए हैं। तो देखिए इसमें ब्रह्मगुप्त थे, उनका जन्म 598 में हुआ था, ठीक है। ब्रह्मगुप्त 598 ईस्वी में हुआ था उनका जन्म। वो एक गणितीय थे, गणितज्ञ थे, मतलब कि मैथ से पढ़ाते थे वो, और बहुत ही महारत हासिल था उनको मैथ पढ़ाने में। तो वो चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र वो उन्होंने ही दिया था, ठीक है। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही यह बता दिया था कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण उपस्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ब्रह्मगुप्त, ठीक है, ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट चलते हैं। देखें तीसरा क्वेश्चन है कि, देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए मैथ से, तो मैथ वाला हम छोड़ देते हैं, मैथ वाला बाद में हम करेंगे, पहले हम जीके जीएस पर ध्यान देंगे। देखिए इसमें पूछ रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से एक का शासन था। तो मतलब सिकंदर के आक्रमण के समय पूछ रहा है कि कौन सा वंश का मतलब अभी मतलब वहाँ पे राजवंश कर रहा था, मतलब कि वो शासन चला रहा था। तो आप लोग को पता ही होगा कि सिकंदर का जन्म 356 BC में हुआ था, 356 ईसा पूर्व इसको बोलते हैं, ठीक है। इनका गुरु था अरस्तु, गुरु अरस्तु था। सिकंदर का गुरु का नाम अरस्तु था। ये भी प्रश्न बनता है क्वेश्चन मतलब, तो आप लोग अच्छे से इसका याद करिएगा, अरस्तु, ठीक है। और देखिए भारत पर 326 BC में आक्रमण प्रारंभ किया था। सिकंदर ने भारत पर 326 BC में आक्रमण प्रारंभ किया था, ठीक है। और हाइडेस्पीच का युद्ध, यह युद्ध पंजाब के शासक पोरस तथा सिकंदर के बीच हुआ था, ठीक है। हाँ मतलब आप लोग जानते होंगे कि एक युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच, तो उस युद्ध का नाम हाइडेस्पीच का युद्ध कहा जाता है, ठीक है, वही नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा आपको। तो देखिए सिकंदर 325 BC में भारत छोड़ दिया था, ठीक है। देखिए ये गलत है ना, 325 नहीं होगा। सिकंदर 326 BC में तो आक्रमण ही किया था। तो आप लोग को सिकंदर का जन्म देखिए, अच्छा 320 ही आ रहा है, तो वो मतलब कि कमता है, BC में कमता है। देखिए 325 BC में आपको सिकंदर भारत छोड़ा था। देखिए ईसा पूर्व हो रहा है ना, तो इसमें घटता है। तो 326 में आक्रमण किया था, 325 में वो भारत छोड़ दिया था, ठीक है। और सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकेटर निकेटर था, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। थोड़ा सा बोलने में हम लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे।
ठीक है। और सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत का निम्नलिखित राज्यों में से किसका शासन था? तो ये नंद वंश का शासन था उस समय, ठीक है। चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाएं किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में आई? मतलब कि पंचायती राज संस्थाएं किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में आई थी? तो आपको ऑप्शन देख लीजिए, 42वां या 43वां संविधान संशोधन, या 86वां और 87वां, मतलब 87 या 63 या 64। आप लोग आंसर मतलब कमेंट करते रहिए। जब भी वीडियो देखिए आप लोग कमेंट करने से एक होता है कि आपको मतलब कि पता चल रहा है कि मैं क्वेश्चन का सही आंसर दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, आपको पता चलता है। तो आप लोग कभी भी वीडियो देखिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। इससे होता है कि आपका मतलब कि अगर सही क्वेश्चन देते हैं तो एक पॉजिटिव मतलब कि ऊर्जा बनता है आपको दिमाग में। तो इस तरह से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कब मतलब कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। जब भी देखिए वीडियो तो आप लोग बताइए कौन सा आंसर सही है इसमें। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन में इसका हुआ था, पंचायती राज संस्थाएं का अस्तित्व में आया था 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन में। इसमें ये कब हुआ था? तो ये देखिए वर्ष 1992 में हुआ था, ठीक है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ठीक है। संबंध पंचायती राज से था, इसका संबंध पंचायती राज से था, ठीक है। पंचायती राज से संबंध था। और ये देखिए भाग आप पूछेगा कि पंचायती राज कौन सा भाग में है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए आपका 9 का ए में जोड़ा गया था इसमें, ठीक है। पंचायती राज 9 का ए में है, ठीक है। 9 का ए, देखिए 1 मिनट, 9 का ए में है, इस प्रकार से आपको रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक प्रावधान है, ठीक है। पंचायती राज का 243 ए से और 243 ओ तक प्रावधान है इसमें, ठीक है। प्रावधान है पंचायती राज का, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। और ये 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई है, ठीक है। 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई है, तो ये भी क्वेश्चन आपको बनेगा। देखिए एक क्वेश्चन का हम कम से कम 3-4 मतलब क्वेश्चन बना देते हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा ताकि आपको मतलब दिमाग में अटेगा, मतलब देख भी लीजिएगा वीडियो तो दिमाग में रहेगा कि हाँ हम ये पढ़ें। तो अच्छे से देखिए वीडियो पूरा रेगुलर देखिएगा। पहला सेट करवा रहे हैं, आगे आने वाला सेट भी बहुत ही अच्छे से करवाएंगे, तो आप लोग देखिएगा। और इसी से मतलब बिहार पुलिस में बनने वाला है क्वेश्चन, इससे दूर नहीं जाएगा ये, ठीक है। प्रैक्टिस सेट है ये। देखिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामले के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? ठीक है, समझ गए हो क्वेश्चन। धार्मिक मामले के प्रबंधन से स्वतंत्रता मतलब धार्मिक का स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद में है? तो आप लोग को पता ही होगा कि अनुच्छेद 26 किसके लिए है, आपको पता है? अनुच्छेद 26 किसके लिए है? अनुच्छेद 26 धार्मिक मामले के प्रबंधन की स्वतंत्रता के लिए ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है, और अनुच्छेद 26 में ही धार्मिक मामले की स्वतंत्रता है, ठीक है। और अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 23 में कौन सा मतलब कि स्वतंत्रता है? तो इसमें है मानव और अन्य समान श्रम के रूपों में यातायात पर प्रतिबंध है, ठीक है। मतलब मानव और अन्य समान श्रम के रूपों में यातायात प्रतिबंध है, ठीक है। और देखिए इसमें 24 में देख लेते हैं। 24 कारखानों में आदि बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है, ठीक है। कारखानों में मतलब कि 18 वर्ष से कम नीचे वाले बच्चों को प्रतिबंध है। और अनुच्छेद 28 देख लेते हैं। कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पूजा में उपस्थिति की स्वतंत्रता है, ठीक है। शैक्षणिक में मतलब कुछ शैक्षणिक संस्था जैसे कि होता है उसमें धार्मिक पूजा में उपस्थिति की स्वतंत्रता है, धार्मिक पूजा में उसमें जा सकते हैं आप, वो स्वतंत्रता आपको है, ठीक है। तो इसमें देखिए अब इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 26, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ठीक है। प्राचीन काल में जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किसे माना जाता है? तो जैन धर्म की महत्वपूर्ण 5 मौलिक सिद्धांत है, ठीक है। वो कौन कौन है मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। अहिंसा है, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ये सब आप लोग को याद रखना है, ठीक है। कभी भी आपको एग्जाम में आ सकता है। अपरिग्रह, ब्रह्मचारी, ये 5 है,
जो जैन धर्म की महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है, ठीक है। तो इसमें पूछा है क्या, जैन धर्म की महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा है, तो मैं आपको बताया अभी, क्या बताया, अहिंसा बताया हूँ ना। इसमें कौन सा बताया हूँ, तो आप लोग को अभी बताया हूँ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचारी बताया हूँ। तो इसमें अहिंसा है, तो अहिंसा ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5वें मौलिक सिद्धांत का ब्रह्मचर्य को भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे जैन का, ठीक है, जैन धर्म का। तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मतलब आप लोग मतलब मुझे भी मोटिवेट थोड़ा करिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोग को पढ़ाने में, ठीक है। देखिए 8वां है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, हैदर अली तथा अंग्रेज, बताइए, हैदर अली तथा पुर्तगाली, टीपू सुल्तान तथा मराठा, और टीपू सुल्तान तथा फ्रांसीसी। तो आप लोग बताइए कौन सा सही आंसर होगा। जब भी वीडियो देखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी वीडियो देखिएगा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच हुआ था, 69 के बीच हुआ था, ठीक है। तो इसमें गवर्नर कौन था, लॉर्ड वेरेलस्ट था, लॉर्ड वेरेलस्ट। इन लोग को लॉर्ड बोलने में बेकार लगता है, लॉर्ड जानते हैं भगवान को बोला जाता है, तो ये लोग आगे लॉर्ड लगा लेता था कि मैं भगवान हूँ, अपने आप को अंग्रेज पहले भगवान कहता था, तो इसीलिए इसको लॉर्ड मत बोलिए, इसको बेरेस्ट बोलिए, इसका बेरेस्ट नाम था। तो ये वेरेस्ट था उस समय का गवर्नर जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो परिणाम कौन हुआ, हैदर अली जीत लिया था इसमें, ठीक है, मद्रास की संधि हुआ था इसमें और हैदर अली ने जीता था। तो क्या क्वेश्चन कर रहा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो ये देखिए मैसूर युद्ध के दौरान निजाम तथा मराठा ने अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। तो ये हैदर अली तथा अंग्रेज के बीच मतलब हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था पता है, मतलब कि निजाम एक था, वो निजाम और मराठा ने अंग्रेज़ों के साथ दे दिया था। तो इसमें फिर भी देखिए हैदर अली ने जीत हासिल किया था। देखिए हम लोग का भारत कैसे मतलब आज़ाद हुआ है, बहुत ही इन लोगों को मतलब हम लोग के जो क्रांतिकारी महापुरुष थे, जैसे कि हो गए भगत सिंह, महात्मा गांधी और बहुत सारे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर, बहुत सारे हैं, ये सब बहुत ही लड़े हैं, तभी जाकर के हम लोग का भारत पर आज़ादी हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी घर पे बैठ रहे हैं तो इसका मतलब कि कुछ भी है, मतलब कि हम लोग को तो कुछ नहीं देखे हैं अभी, तो हम लोग को जातिवादी में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। हम लोग मान लीजिए कि आप कोई जाति से हैं, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ पर्सनली, लेकिन अभी भी जातिवादी चलते रहता है बिहार में, तो ये सब पर मत ध्यान दीजिए। देखिए इन लोग महापुरुष थे जो कितना संघर्ष करके अपना भारत को अंग्रेज से छुड़वाए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, आप लोग बताइए, रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। देखिए पहले इसका हम एक और बता देते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1967 से 1969 के बीच हुआ था, ठीक है। और सेकेंड वाला भी बता देते हैं। सेकेंड वाला 1780 से 1782। देखिए प्रथम वाला 1700 हुआ था, 1767 से 1769, ठीक है, याद रखिएगा, ये गलती से हम 1900 बोल दिए थे, ठीक है। ये 1780 से 1782 के बीच हुआ था, ठीक है। और तृतीय हुआ था, ये सेकेंड वाला है, ये फर्स्ट वाला है, और ये थर्ड वाला मैं बता रहा हूँ आपको 1782 से 1784 तक हुआ था, ठीक है, थर्ड वाला। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1790 से 92 के बीच में हुआ था, तो उसमें गवर्नर कर्नवालिस था और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था उसमें, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन आएगा आपको, टीपू सुल्तान का मृत्यु कब हुआ था, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, टीपू सुल्तान का मृत्यु कब हुआ था। तो ये 1799 में हुआ था टीपू सुल्तान का मृत्यु, ठीक है। चलिए रानी झांसी का संबंध किससे है आपको बताना है, तो ये क्रिकेट से है। रानी झांसी का क्रिकेट से है। क्रिकेट से कौन सा मतलब खेल से संबंधित है, क्रिकेट खेल से कौन सा ट्रॉफी से संबंधित है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एसेज
एशिया कप। एशिया कप आपको मतलब इसमें लिखा नहीं रहा अच्छा से, तो आप लोग अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। देखिए सीके नायडू कप, सीके नायडू कप, सीके नायडू कप, देवधर देवधर कप, देवधर कप, दिलीप ट्रॉफी कप, दिलीप ट्रॉफी कप, गावस्कर गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, या गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी कहिए या बॉर्डर गावस्कर बोलिए, वही होता है, ठीक है। ईरानी कप, ईरानी कप हो गया आपको। जिलेट कप, जिलेट कप, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। फुटबॉल से बता देते हैं कौन सा संबंधित है, ठीक है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। फुटबॉल से संबंधित कुछ बता देते हैं। रोवर्स कप, रोवर्स कप, रोवर्स कप हो गया आपको। फिर हो गया बंदोदकर ट्रॉफी, बंदोदकर ट्रॉफी, बंदोदकर ट्रॉफी, ठीक है। मर्डेका कप, मर्डेका कप हो जाएगा। फिर संतोष ट्रॉफी हो जाएगा, संतोष ट्रॉफी। सुब्रतो कप हो जाएगा, सुब्रतो कप हो जाएगा। ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, इत्यादि। हॉकी से बता देते हैं आगा खां कप। अब हॉकी से बताते हैं आगा खां कप। और देखिए याद रखिएगा, हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग बोल देते हैं। आगा खां कप, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, सुल्तान अजला शाह कप, सिंधिया गोल्ड कप, ये सब हॉकी से संबंधित है, ठीक है। बैडमिंटन से बता देते हैं कि चड्डा कप, थॉमस कप, उबेर कप, अमृत दीवान कप, ये सब बैडमिंटन से संबंधित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 10वां में चलते हैं। उस प्रतिबिंब की पहचान करें जो किसी लेंस के द्वारा निर्मित हो, जिसे स्क्रीन पर उतारा जा सकता है। तो इसका आंसर बताइएगा आप लोग। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोला जाता है। देखिए यह प्रतिबिंब उल्टे होते हैं तथा इसे पर्दे पर प्रक्षेपित किया जा सकता है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस प्रतिबिंब की पहचान करें जो किसी लेंस के द्वारा निर्मित हो, जिसे स्क्रीन पर उतारा जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हमने स्क्रीन पर देखा जा सकता है। देखिए यह प्रतिबिंब उल्टे होते हैं तथा इसे पर्दे पर प्रक्षेपित किया जा सकता है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो यह प्रतिबिंब सीधे होते हैं और इन्हें पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब 11वां क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली साबुन में कौन सा क्षार पाया जाता है। ये क्वेश्चन पहले देख लीजिएगा आप लोग, इसका ऑप्शन थोड़ा सा उधर है। सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाली साबुन में कौन सा क्षार पाया जाता है। तो कौन सा क्षार पाया जाता है आपको दिखा देते हैं ऑप्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बताइए कौन सा आंसर होगा। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NaOH होता है, ठीक है, NaOH। रासायनिक नाम कास्टिक सोडा भी इसको बोलते हैं, रासायनिक नाम में कास्टिक सोडा, ठीक है। देखिए साबुन बनाने में इसको उपयोग करते हैं, कागज़ उद्योग में उपयोग करते हैं, कपड़ा उद्योग में उपयोग करते हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में इसको उपयोग करते हैं। इसका अन्य नाम लाई भी है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को मुक्त किया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो देखिए एक स्प्रिंग है जो उसको मतलब कि खींचे रहते हैं, उसको मुक्त करते हैं, तो कौन सा स्थिति ऊर्जा, कौन सा मतलब ऊर्जा में मतलब अथी हो जाता है, मतलब कि चेंज हो जाता है। तो देखिए जब भी हम कोई भी स्प्रिंग को पकड़ते हैं हाथ से और उसको टानते हैं, फिर उसको हम छोड़ेंगे तो गतिज ऊर्जा में चला जाएगा ना। जैसे उसको पढ़ लें तो वो मतलब स्थिति ऊर्जा में, फिर उसको छोड़ देंगे तो वो गति ऊर्जा में चला जाएगा, तो वो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन था आप लोग के लिए, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। देखिए जब भी संपीड़ित स्प्रिंग को मुक्त किया जाता है तो इसकी स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। गतिज ऊर्जा यदि m द्रव्यमान का कोई पिंड है v वेग से गतिज ऊर्जा में, तो ऊर्जा का गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv², ठीक है, mv², याद रखिएगा। और स्थिति ऊर्जा का सूत्र है mgh। देखिए गतिज ऊर्जा की उदाहरण बता देते हैं आपको कि गतिज ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है। तो गतिज ऊर्जा में उदाहरण में है बंदूक से छूटी हुई गोली लक्ष्य भेदने में सक्षम, आंधी में टीन उड़ने की क्षमता, गतिशील हथौड़े की कील गाड़ने की क्षमता, पवन चक्की का चलना, ये सब आ सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन। तो आप लोग को बता रहे हैं एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा।
अब पूरा वीडियो देखिएगा, यानी आधा अधूरा देखिएगा। देखिए, देश में बाघ की घटती हुई आबादी को बचाने के लिए बाघ परियोजना कब शुरू किया गया? अब बताइए, बाघ परियोजना कब शुरू किया गया है? तो देखिए, बाघ परियोजना 73 से 74 के बीच में शुरू किया गया है। प्रथम टाइगर रिजर्व कहाँ है? इससे क्वेश्चन आएगा कि प्रथम टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो प्रथम टाइगर रिजर्व कहाँ है बता देते हैं आपको, बांदीपुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो प्रथम टाइगर रिजर्व कर्नाटक बांदीपुर में। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है। भारत का 54वां यानी 2022 में उत्तर प्रदेश का रानीपुर वन्य अभयारण्य घोषित किया गया है। ठीक है, अब जानवरों से संबंधित परियोजनाओं के बता देते हैं। समुद्री कछुआ का परियोजना 1995 में शुरू किया गया। हिम तेंदुआ 2009 में शुरू किया गया। हाथी परियोजना 1992 में शुरू किया गया और डॉल्फिन परियोजना 1997 में शुरू किया गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे, पहले हम जीके जीएस पर ध्यान देंगे। देखिए, हाल ही में नई दिल्ली में भारत का फॉर्मा था, ये सब देखिए, ये करंट अफेयर, तो इसको हटा देते हैं। करंट अफेयर पुराना करंट अफेयर हो गया, तो ये पूछेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ ये 17 नंबर में क्या कर रहा है, अच्छे से पढ़ेगा। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया गया तो घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब समझ रहे हैं, पेंडुलम दोलन घड़ी आप लोग देखे होंगे, बहुत ही पुराना घड़ी था ये। पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया गया तो घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घड़ी सुस्त हो जाएगी, घड़ी तेज हो जाएगी, घड़ी प्रभावित नहीं होगी, घड़ी सुस्त हो जाएगी। क्यों सुस्त हो जाएगी आपको बता देते हैं। देखिए, पेंडुलम का आवर्तकाल चंद्रमा पर 2π1/L/G होता है। ठीक है, तो इसमें 6 गुना पृथ्वी का आवर्तकाल होता है, इक्वल टू चंद्रमा का आवर्तकाल बता लीजिए। तो इसमें देखिए, घड़ी सुस्त हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी का आवर्तकाल 6 गुना होता है, चंद्रमा का कम होता है, तो घड़ी सुस्त ही हो जाएगी उसमें। तो आसान था यहाँ पे, ये हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ जब सीले हुए बिस्कुटों को थोड़ी देर से के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि देखिए, जब कोई बिस्किट लाते हैं तो वो पैक रहता है, तो ये कह रहा है कि उसको हम रख देते हैं फ्रिज में। जब भी आप देखेंगे आप रख देते हैं फ्रिज में, तो वो थोड़ा फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो कुरकुरे हो जाता है, मतलब कि नरम हो जाता है। देसी भाषा में उसको नरम बोलते हैं, नरम हो जाता है। तो ये क्यों होता है? तो आपको बता देते कि ये फ्रिज और गैस अमोनिया, इसमें फ्रिज में गैस अमोनिया रहता है। आपको पता है कि अब प्रक्रिया इसमें क्या होता है, आर्द्रता कम होता है, जिसके कारण अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। ठीक है, आर्द्रता उसमें कम रहता है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित, उसमें नमी खींच लेता है। फ्रिज मान लीजिए ठंडा करेगा तो वो नमी तो खींचेगा ही, कोई भी वहाँ पे पदार्थ रखेंगे तो वो यही कारण है कि उसमें मतलब कि नरम हो जाता है वो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित करती है, अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। जुता हुआ मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? ठीक है, अब बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को आएगा नहीं। आप लोग को बताइए, मतलब जुता हुआ मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? आप लोग कमेंट करते रहिएगा, देखते हैं कौन सा कितना मतलब सही क्वेश्चन किए हैं। देखिए, जुता हुआ मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। देखिए, बता देते हैं, अब काली मिट्टी के बारे में बता देते हैं। देखिए, जुता हुआ मिट्टी काली मिट्टी को ही कहते हैं। ठीक है, देखिए, काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टान, अब अपर्दन काली मिट्टी कहता है, बेसाल्ट चट्टान से बनता है काली मिट्टी। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों में अपर्दन के फलस्वरूप काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, अन्य नाम कपासी मिट्टी, रेगूर मिट्टी और जुता हुआ मिट्टी, लावा मिट्टी इत्यादि इसको कहते हैं। ठीक है, और जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है काली मिट्टी में। और एक क्वेश्चन और करवाऊँगा, 20 तक ही करवाऊँगा आपको आज, फिर कल करवाऊँगा 20 क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाऊँगा, नहीं तो 20 क्वेश्चन और करवाऊँगा, मतलब एक घंटा के बाद करवा दूँगा, क्योंकि अभी मुझे कोई काम है, ज़रूरी काम से जाना है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन अगले बार मतलब 1 घंटा के बाद अपलोड कर दूँगा, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए, सेफ्टी रेजर का आविष्कार कौन है, मतलब सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था, ये पूछ रहा है। तो सेफ्टी रेजर का आविष्कार देखिए जिलेट ने किए थे। ठीक है, सेफ्टी रेजर जो हम लोग दाढ़ी बनाने में यूज करते हैं, जिलेट ने किए हैं। ठीक है, जिलेट रेजर।
जूलियस ट्रेजर का आविष्कार किया है, ठीक है। और बता देते हैं, इम्पोर्टेंट है। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार गैरीसन ने किया है। लेसर का आविष्कार थियोडोर मेमन ने किया है। और रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया है। और प्रेशर कुकर का डेनिस पैपिनिन ने किया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही ये सब क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद करिए इसको, और हम 1-2 घंटा के बाद फिर से आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।